अस्सलाम वालेकुम बेटा। द न्यू टॉपिक इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा था। यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आई है हमारे पास, इसको हमने लेके चलना है। और इसमें जो है मुझे जो है 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं कंप्लीट करवाने में नॉर्मली। और जो है हमारे पास तकरीबन 1 मंथ का ये टाइम हो गया। 1 मंथ जो है बॉन्डिंग को लगता है, बाकी चैप्टर्स छोटे हैं। 18 चैप्टर्स हैं हमारे पास एंड वी हैव अ 6 मंथ्स। हमारे पास 6 महीने होते हैं। सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन जो है दिसंबर में आपके मिड हो जाते हैं। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने ये हो गए। तो टोटल हमारे पास 6 मंथ्स होते हैं। उसमें जो उसके बाद मार्च के बाद हमारे पास मॉक होता है। तो आप ये सोचें कि 18 चैप्टर में से अगर 1 मंथ ये लेता है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। बाकी चैप्टर्स जो हैं छोटे हैं, उनको बहुत कम टाइम लगता है, मतलब टाइम उनको भी लगता है। तो हमारे पास सिलेबस की इन्हांसमेंट है और मुड़ने का टाइम नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये आज बॉन्डिंग करवा रहा हूँ तो इसके बाद जो है अगर आप कोई बच्चा जो है, मैं कहीं ऑर्गेनिक में पहुँचा हूँ, उस वक्त बॉन्डिंग के क्वेश्चन पूछेगा तो उस वक्त उसको प्रॉब्लम होगी। तो बॉन्डिंग जो है वो बेस है, ये ऑर्गेनिक में भी इन्वॉल्व होगी, ये एनर्जेटिक्स में भी इन्वॉल्व होगी, केमिकल इक्विपमेंट। तो सारे टॉपिक के साथ स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसकी। तो इसको अच्छे तरीके से देखना है और इसको साथ साथ करना है आपको। और हम इसको लेके चलते हैं वहाँ से जहाँ से आप लोगों ने ओ लेवल्स में जितना पढ़ा था उस बेस के ऊपर लेके चलते हैं। तो नंबर 1 चीज़ जो है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स, ऐसी कोई फोर्स जो दो चीज़ों को जोड़ दे आपस में। जैसे इसमें जो है हमारे पास ये इसमें कोई मैग्नेट लगा हुआ है और ये जो है इसको मैं जोड़ देता हूँ तो ये बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से दो पेपर्स को आपस में जोड़ देते हैं, दैट इज बॉन्ड। ग्लू से जोड़ देते हैं तो ग्लू इज अ बॉन्ड। स्टेपल से जोड़ते हैं तो स्टेपल की पेन जो है दैट इज एक्टिंग एज अ बॉन्ड। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो दो चीज़ों को जोड़ दे आपस में, या दो से ज़्यादा चीज़ों को, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया द फोर्स विच बाइंड टू और मोर पार्टिकल्स टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स को जोड़ दे उसे हम कहते हैं बॉन्ड। लेकिन हमारे पास यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का वर्ड आता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको भी, पार्टिकल को भी फोकस कर देते हैं। हमारे पास पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं केमिस्ट्री में जिनको हमने जोड़ना होता है। एक होते हैं हमारे पास एटम्स और एक होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स तो सबको पता है, मॉलिक्यूल के लिए ये बात याद रख लीजिएगा, मॉलिक्यूल का टर्म सिर्फ कोवेलेंट के लिए चलेगा। देखिए, आप H2O को मॉलिक्यूल भी कहते हैं और कंपाउंड भी कहते हैं। आप H2 को मॉलिक्यूल भी कहते हैं और एलिमेंट भी कहते हैं। और आप जो इस तरीके से NaCl को आप कंपाउंड कहते हैं, NaCl को आप कंपाउंड कहते हैं, लेकिन आप इसको मॉलिक्यूल नहीं कहते। मॉलिक्यूल का टर्म जो है आपके पास कोवेलेंट के लिए यूज होगा। ये बात भी आप अभी से ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर इनको जोड़ दिया जाए एटम्स को तो इसे हम कहते हैं कि केमिकल चेंज हो गया, तो हम इसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग है जो एटम्स के दरमियान होती है। और मॉलिक्यूल में जो जुड़ जाते हैं मॉलिक्यूल से हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है, मतलब केमिकल का मतलब ये कि आपने एटम्स आपस में जोड़ दिए, ये सिंपल फिजिकल मीन से अलग नहीं हो सकते। सोडियम एक एटम था, क्लोरीन एक एटम था, आपने इनको जोड़ दिया, आयनिक कंपाउंड बन गया। अब आप इससे क्लोरीन एटम को और सोडियम एटम को आराम से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास इथेनॉल है, वो वाटर के साथ फिजिकल मिक्सिंग कर जाती है। वाटर में और इथेनॉल के मॉलिक्यूल में फोर्स डेवलप होती है, वो भी मॉलिक्यूल था, ये भी मॉलिक्यूल था। अब आप इन दोनों को अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो आप फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? फ्रैक्शनेटिव से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप उनको अलग कर सकते हैं। तो ये फिजिकल बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल के दरमियान। और एटम्स के दरमियान जो है उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, कोवेलेंट पढ़ा है एंड मेटालिक पढ़ा है। हमारे पास यहाँ पर ये नई चीज़ आ गई, न्यू चीज़, इसको हमने देखना है कि ये क्या चीज़ है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से अगर हम मॉलिक्यूल्स में चलते हैं तो परमानेंट डायपोल हमने कभी इससे पहले नहीं जिंदगी में सुना। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने इससे पहले कभी नहीं सुना। एंड वान डेर वाल जो है ये हमने सुना था, कहाँ पे सुना था? ग्रेफाइट में बिटवीन लेयर्स जो ये फोर्स होती है, ठीक है। तो हमारे पास पहली बात तो ये फोर्सेज में जो हमने पढ़ना है, तो हमारे पास ये आपके पास 4 फोर्सेज न्यू हैं और 3 फोर्सेज जो हैं वो ओल्ड हैं। उसको हम जरा देखते हैं। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन सबको पता है कि आयनिक बॉन्ड जो है, हमारे पास एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स हमारे पास जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मेटल एंड एक नॉन मेटल। तो यहाँ पे हम पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो एटम्स जो हैं हमारे पास दो कैटेगरीज में होते हैं। एटम्स की दो कैटेगरीज हैं, या तो वो मेटल्स होंगे या वो नॉन मेटल्स होंगे।
इसलिए अगर आपके पास कॉम्बिनेशन बनेंगे तीन कॉम्बिनेशन में, नंबर 1 कॉम्बिनेशन ये है कि आपके पास मेटल एंड नॉन मेटल आप इसमें अगर बॉन्ड बनाएं तो इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। नंबर 2 कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारे पास कि मेटल प्लस मेटल, मेटल मेटल आप इसमें जुड़ जाएं तो इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा मेटेलिक बॉन्ड। एंड थर्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारे पास कि नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल ही जुड़ जाए तो इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि एटम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं तो कॉम्बिनेशन हमारे पास 3 बनते हैं, इसलिए हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की बॉन्डिंग होती है जो आप सारी की सारी ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो है हम यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जो है आपको पता है सारे का सारा, तो इसलिए हम जरा उस पर आ जाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक एटम। ऐसा बॉन्ड जिसमें मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन लूज, मेटल ऑलवेज कीन टू लूज इलेक्ट्रॉन, हमेशा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनाते हैं, कैसे? इलेक्ट्रॉन लूज करके। और नॉन मेटल की एबिलिटी क्या होती है? दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन, दे नीड फ्यूअर इलेक्ट्रॉन, जबकि मेटल्स के पास फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स के पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमेशा वो गेट रेट करते हैं उससे। और इस तरीके से नॉन मेटल जो है उनके कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो गेन करते हैं। इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है एंड दैट इज नोन एज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। हर एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो आइदर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं। इसी तरीके से केमिकल बॉन्ड बनता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? उसका आंसर हो जाएगा टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए दे आइदर लूज या फिर गेन या फिर शेयर, जिसकी वजह से उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता। तो यहाँ पर आपके पास ये सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है कि सोडियम जो है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लूज करके इसको दे दिया, इसलिए सोडियम का एक शेल खत्म हो गया। सोडियम का साइज अगर गौर से देखें तो छोटा हो गया, सोडियम का साइज, सोडियम आयन बना, केटाइन बन गया, साइज छोटा हो गया इसका। सिमिलरली इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और इसकी वजह से इसका साइज जो है एटम की निस्बत ज़रा बड़ा हो जाएगा। अब इस लॉस और गेन की वजह से इनके ऊपर जो चार्जेस आ गए हैं, इनके ऊपर ये चार्जेस आ गए हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि चार्जेस की वजह से जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सोडियम और क्लोराइड जो आयन्स बने, सोडियम आयन बना है, क्लोराइड आयन बना, ये एक दो नहीं बनेंगे बल्कि करोड़ों अरबों बनेंगे। आपको पता है मोल में जो नंबर होता है, आप हल्की सी भी क्वांटिटी लेते हैं, इवन यू टेक मिलीग्राम या आप माइक्रोग्राम भी लेते हैं, उसमें बहुत खरबों एटम्स होंगे, तो वो खरबों एटम्स जो है वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो है ये पिक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, आपके पास बहुत सारे सोडियम के आयन बन जाएंगे, ये सोडियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये सोडियम हो गया, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन बनेगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि इसके साथ कंपैरिजन में यहां पर रिपल्जन हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इनके दरमियान रिपल्जन होगी क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आयन्स होंगे, जैसे केटाइंस बनेंगे रिपेल करेंगे। इसके साथ कंपैरिजन में आपके पास बनेंगे क्लोराइड आयन, तो ये क्लोराइड बन गया, ये क्लोराइड बन गया, ये क्लोराइड बन गया, तो इनके दरमियान जो है अट्रैक्शन बनेगी, किसमें? केटाइन और एनाइन में, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन बन जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान, इसके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन बन जाएगी। तो यहाँ पर अट्रैक्शन और दूसरी जगह पे रिपल्जन, इधर रिपल्जन है फिर। तो जैसे ही कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उनके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। जब ये चार्जेस आ जाएंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होंगी, जिसकी वजह से होगा ये कि ये सोडियम जो है इस सोडियम दूसरे सोडियम आयन को दूर करता जाएगा और इसको अपने पास करता जाएगा। और ये अभी इस वक्त इररेगुलर फॉर्म है, ये रेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें हर क्लोराइड जो है दैट विल बी सराउंडेड बाय सोडियम आयंस। इधर भी सोडियम होगा, इधर भी सोडियम होगा, इधर भी सोडियम होगा और सिमिलरली इधर भी सोडियम होगा। इसकी हर साइड पे सोडियम ही आएगा। इसके पास 3 एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस,
तो दो साइड से सोडियम आ जाएगा, वाई एक्सिस पे दो साइड से सोडियम आ जाएगा, जेड एक्सिस से भी दो साइड से सोडियम आ जाएगा। इस तरीके से जो सोडियम है दैट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय क्लोराइड आयन, तो इसकी सराउंडिंग में हमेशा क्लोराइड आयन्स आएंगे। और ये ऐसे बना दिया और हमने ये ऐसे बना दिया। इस तरीके से ईच आयन विल बी सराउंडेड बाय, तो हमारे पास होता क्या है कि ये वाली फॉर्म जो है कन्वर्ट हो जाती है एक रेगुलर फैशन में, और रेगुलर फैशन में हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि एक जाली सी बन जाएगी, एक नेट सा बन जाएगा, एक और फिर दो और फिर तीन, ये 2D में हमारे पास कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो जाएगी। और इनमें से हर जगह पे ये होगा कि एक अगर केटायन है तो दूसरा उसकी जगह पे उसकी सराउंडिंग में एनायन आएगा। मतलब अगर यहाँ पर क्लोराइड है तो इसके बाद क्लोराइड इसके सामने नहीं आ सकता बल्कि गैप के बाद आएगा। और इस तरीके से यहाँ पर एक क्लोराइड आ जाएगा। कभी कभी ऐसी डायग्राम कंप्लीट करने को लिए दे देता है आपसे, तो आपको जो है करना क्या है कि हर क्लोराइड की सराउंडिंग में सोडियम लगाना होगा, और हर सोडियम की सराउंडिंग में आपको क्लोराइड लगाना होगा। तो यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा, यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये पूरे का पूरा एक लैटिस बन गया। लैटिस का मतलब होता है बेटा, लैटिस का मतलब होता है उर्दू में जाली। ये एक नेट जैसा है। नेट किस चीज का नेट है? ये आयंस का नेट है, तो इसे हम कहते हैं आयोनिक लैटिस। आयोनिक लैटिस वेयर ईच आयन इज सराउंडेड बाय 6 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। वाई 6 नॉट 4? तो यहां पे गौर से देखें अगर, तो इसकी सराउंडिंग में आपके पास कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, और मैं वर्ड यूज कर रहा हूं 6 का। इसका मतलब क्या है? एक इसके बिल्कुल पीछे होगा और एक इसके सामने होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ दो एक्सिस बनाए, एक एक्स एक्सिस बनाया, एक वाई एक्सिस बनाया, जी एक्सिस मैंने बनाया ही नहीं है। इसी तरीके से आपको ये क्यूब की फॉर्म में भी दे सकता है, तो क्यूबिकल फॉर्म में भी आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ सकता है। तो वहां पर यू कैन सी के 6 आयंस होंगे हर उसके दरमियान। तो ये हमने क्यूब बना दिया। अब इसमें आपके पास 3 एक्सिस आपको नजर आ रहे हैं, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। अब इसमें जो है अगर वो कहता है कि ये सोडियम है, तो फिर सोडियम के सामने सोडियम नहीं आ सकता, और वो कहता है इस डायग्राम को आप कंप्लीट कर दें। तो आप ये बात याद रखेंगे कि सोडियम की सराउंडिंग में कौन आएगा? क्लोराइड आएगा। इधर भी क्लोराइड आएगा, इधर भी क्लोराइड आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्लोराइड आ जाएगा, और इस जगह पर आपके पास जो चीज बच गई है यहाँ पर आप लगा देंगे सोडियम। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको इसमें 3 सोडियम जो है वो 3 से सराउंडेड नजर आ रहा है। कहाँ पे है आपको दिखा देते हैं। ये सोडियम जो है 1, 2 और 3 से नजर आ रहा है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस दोनों तरफ जा रहा होता है, इसलिए ये बात, इसको हम अगर एक्सटेंड करें इसके साथ, तो आपके पास एक्स एक्सिस पे एक और आ जाएगा, वाई एक्सिस पे एक और आ जाएगा, और जी एक्सिस पे एक और आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये सारे के सारे कौन लगे होंगे? क्लोराइड लगे होंगे। तो यहाँ पर ईच आयन इज एक्चुअली सराउंडेड बाय 6 oppositely charged ions. Now we can mark it. So you can see each ion is surrounded by 6 oppositely charged ions. तो इस तरीके से इनके दरमियान जो फोर्स बन जाती है, that force is known as electrostatic force of attraction. तो this force which exists between these two ions, इसका नाम है electrostatic force of attraction. इस तरीके से सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं इसकी। तो हमारे पास सेकंड एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये, जब चला जाएगा इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। सिमिलरली एक इस फ्लोराइड को मिल गया इलेक्ट्रॉन और एक इसको मिल गया, तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1 और ये नेट चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे। चाहे मैग्नीशियम हो चाहे एल्यूमिनियम हो, आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन हो, लैटिस की शक्ल एक जैसी रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ जाए। तो ईच पॉजिटिव विल बी सराउंडेड बाय 6 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। इस तरीके से ईच नेगेटिव आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो आपके पास यहाँ पर ये जैसे सोडियम का लैटिस दिखाया आपको, तो इसमें सोडियम को मैं मार्क कर देता हूँ। ये सोडियम था, इसकी सराउंडिंग में अगर आप देखें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, 4 तो ये हो गए।
और अगर जेड एक्सिस पे जाते हैं तो एक इधर और एक इधर, तो यू विल फाइंड कि 6 आपके पास आ रहा है। इनके दरमियान जो फोर्स होती है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। असल इसकी पिक्चर ऐसी होती है, ये इस तरीके से आयन्स आपस में सराउंड किए होते हैं एक दूसरे को, और ये लैटिस बन जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रीन के सामने ग्रीन आ जाए, बल्कि ऐसा होगा हमेशा कि हर पॉजिटिव के सामने नेगेटिव सराउंड किया होगा और नेगेटिव को पॉजिटिव, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, और इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रही है। अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें देखनी है। 3 प्रॉपर्टीज हैं, पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आप लोग ओ लेवल्स में पढ़ के आए। नंबर 1, आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, हमेशा सॉलिड होते हैं, ऑलवेज। नंबर 2, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। नॉर्मली अबव देन 500 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड के बारे में, किसी सब्सटेंस के बारे में बताता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 700 है या 1000 है, इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड होने के चांसेस हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी ये है कि सॉलिड में कंडक्ट नहीं करते, जबकि मोल्टन में कंडक्ट करते हैं। ये तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पक्की ठक्की याद रखनी है, और इसके साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। भाई अगर सॉलिड है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी। अगर किसी चीज में फोर्सेस वीक होंगी तो वो गैस होगी, अगर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो सॉलिड होगी। इसका मतलब कि इनकी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसलिए ये सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग में क्या होता है, फोर्सेस टूटती हैं, बॉइलिंग में क्या होता है, फोर्सेस टूटती हैं। अगर आपको चेक करना है किसी चीज का बॉन्ड बिटवीन 2 पार्टिकल्स, आपको बॉन्ड चेक करना है तो कहते हैं आप उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो। अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, ताकि वो सेपरेट हो सकें, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी बिटवीन आयंस। सॉलिड में कंडक्ट क्यों नहीं करते, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एक्चुअली। जो चीज आयंस की वजह से कंडक्ट करे उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हम बता रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि आयंस की वजह से कंडक्शन हो रही है। सॉलिड स्टेट में आयंस जो है वो मूव ही नहीं कर सकते, फिक्स्ड हैं, दे कैन ओनली वाइब्रेट। जैसे आप उसको पानी में ऐड करते हैं तो आयंस फ्री हो जाते हैं एंड दे कैन मूव, वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, सो दे कैन कंडक्ट। सिमिलरली इफ यू मेल्ट देम, मोल्टन फॉर्म में लेके चले जाएंगे, तब भी उनकी फोर्सेस ओवरकम हो चुकी हैं एंड आयंस आर फ्री टू मूव, तो दे कैन कंडक्ट। तो ये सारी बातें जो हम ओ लेवल्स में भी देख के आए थे, अब इनको जरा दोबारा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। नंबर 1, ये कि हमेशा ये सॉलिड होते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन अभी देते हैं आपको कि क्यों होते हैं सॉलिड होने की वजह। तो उसकी रीजनिंग क्या होगी हमारे पास कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, आयंस आर टाइटली पैक्ड, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में होंगे। नंबर टू जो है वो है कि दे आर नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब बेटा होता है कि जो चीज जल्दी से उड़ जाए, जो खुद ब खुद उड़ जाए। जैसे अगर आप लोग जो है फिनाइल की गोलियां जो कपड़ों में रखते हैं, या परफ्यूम की जो गोलियां होती हैं आप लोग वॉशरूम में रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं। आप पेट्रोल को फेंकते हैं, पेट्रोल उड़ जाता है, इसे हम कहते हैं वोलेटाइल। जो चीज उड़ जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं वोलेटाइल। तो आयनिक कंपाउंड वोलेटाइल नहीं होते। पहाड़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वरना खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो वोलेटाइल नहीं होते। तो दे आर नॉन वोलेटाइल एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की जो वजह है, दैट इज they have a strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज फोर्सेस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करती है नंबर 1 चार्ज डेंसिटी ऑफ आयंस के ऊपर। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास हमने कहा कि Na, ये आप लोग करते हुए आ रहे हैं कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट जो है एंड MgO का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कहता है दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस। सेकंड क्वेश्चन, वो कहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। तो उसमें हम बताते हैं कि जितने ज्यादा चार्जेस होंगे, हायर द चार्जेस स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, लोअर द चार्जेस वीकर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो MgO स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स NaCl से, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
अच्छा, अब जो है वो कहता है कि आप इसको अरेंज कर दें इनके मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से, तो आपका बहुत सारा काम तो चल जाएगा। चार्जेस का प्रोडक्ट निकाल लें आप लोग तो उसकी बेस के ऊपर, और उसके बाद फिर साइज भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहता है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपसे कहता है कि KCl और NaCl इनमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। अगर आप चार्जेस पे जाते हैं, इसका चार्ज तो सेम है और ये दोनों में कॉमन भी है, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। इसका चार्ज +1 है, इसका भी चार्ज +1 है। अब सोडियम का साइज जो है वो क्योंकि छोटा होता है और पोटेशियम का साइज जो है वो बड़ा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा बनेगी आपके ख्याल में? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर स्ट्रॉन्गर होगी, जबकि यहां पर आपकी फोर्स वीक होगी। तो इसलिए आपका साइज जो है आयन का वो भी यहां पर फोर्सेस वीक होंगी। तो साइज भी मैटर करता है और चार्ज भी मैटर करता है। तो मैक्सिमम टाइम जो है आपका 98% टाइम जो है सिर्फ चार्जेस की बेस के ऊपर काम हो जाता है। तो अगर मैं इनको अरेंज करूं इनके मेल्टिंग इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से, तो आपको करना क्या, इसका चार्ज लिखते हैं। क्या चार्ज होता है इसका? 2। इसका चार्ज क्या होता है? 2, मतलब +2 एंड -2। इसका +1 एंड -1, इसका +2 एंड -1। अच्छा, एक हो या दो, ये तो फार्मूला की वजह से 2 लिखा हुआ है, आपने इसको इग्नोर कर देना, आपने Cl का चार्ज सिर्फ लिखना है। सिमिलरली सोडियम का चार्ज +1 एंड -2, इसका चार्ज +3, इसका -2, इसका चार्ज +1 एंड इसका चार्ज -1। पहला काम तो ये कर लिया। अब आपने क्या कर देना, इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा उसका फिर मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, एंड साइंस को इग्नोर कर दें। आपके पास फोर्स का एक फार्मूला होता है Q1 × Q2, वो हमारे पास है नहीं फिजिक्स में कि जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स हो जाती है। तो इसमें बेटा आपके पास आंसर आ गया 4, इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर आ गया 2, इसका आंसर आ गया 2, इसका आंसर आ गया 6, इसका आंसर आ गया 1। अब आपको सिर्फ दो चीजें चेक करनी है, 2 वाले और 1 वाले, बाकी जो है आप लोग इसको अरेंज कर सकते हैं आराम से। तो इसका मतलब कि इंक्रीजिंग आपके पास एल्यूमिनियम यहाँ पर आ जाएगा, सबसे ज्यादा इसका होगा मेल्टिंग पॉइंट, एंड उसके बाद आपके पास आ जाएगा MgO। फिर आपके पास दो आएंगे जिनमें आपके पास प्रोडक्ट आ रहा था 2 और 2 का। इस तरीके से आपके पास फिर आएंगे प्रोडक्ट जिसमें 1 और 1 का आ रहा था। तो अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो इसका चार्ज है +1, चार्ज डेंसिटी निकालनी है, चार्ज 1 है इसका, इसका भी चार्ज 1 है, इसका मास है 35.5 एंड इसका है 23। ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ, असल में एटॉमिक रेडियस जो है वो आपको उसने दिए होते हैं डेटा बुकलेट से, उससे उठा सकते हैं इसको। इस तरीके से अगर यहाँ पर आते हैं, इसका चार्ज है 1 एंड अपॉन 39, जबकि इसका चार्ज है 1 अपॉन 19। तो अब इसमें जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इन दोनों में से जिसका आंसर ज्यादा होगा उसी की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी। तो हमने ये जो चार्ज डेंसिटी वाली बात लिखी है यहाँ पर, ये जो ऊपर लिखी है टॉप पे, तो ये बात इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ डायरेक्ट है कि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी। इस बेस के ऊपर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल में आंसर जो है डिनोमिनेटर जो है इसका बड़ा आएगा, इसका छोटा आएगा। तो इसको अगर मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे केस में हमारे पास 2 को कंपेयर करना था, तो उसको हम कंपेयर करवा के दिखाते हैं। तो मैग्नीशियम का जो चार्ज है दैट इज 2, इसका मास है 24। क्लोरीन का चार्ज जो है दैट इज 1, इसका मास है 35.5। इस तरीके से इसको भी फाइंड कर सकते हैं। और इस तरीके से सोडियम का चार्ज 1, मास इसका 23, इसका चार्ज 2 एंड 16। तो आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसमें तो मेरे ख्याल में इसका डिनोमिनेटर छोटा आएगा, ये 2 में ये बैठ जाएगा, मतलब सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे आएगा और इस तरीके से MgCl2 यहाँ पर आ जाएगा। तो जिसके चार्ज डेंसिटी का प्रोडक्ट जो है, पहले तो हमने चार्जेस से कर लिया सारा काम, उसके बाद जो है फिर ये ऐसा इसलिए करवा रहे हैं कि आपके पास कभी जो है कोई मसला आ जाए तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहता है कि MgCl2 एंड FeCl3 इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि चार्ज जिसका ज्यादा, इट इज -1, इट इज -1, इट इज +3 एंड इट इज +2। तो आप कंपैरिजन में चले जाएंगे भाई ये ज्यादा होगा, तो ये जरूरी नहीं है। आप इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको Cl को इग्नोर कर दें, Cl दोनों में है, इग्नोर कर दें इसको। आप आ जाए मैग्नीशियम के ऊपर।
तो 2 इसका चार्ज हो गया, चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए, एंड 24 या इसका एटॉमिक रेडियस आप जाके पीछे से देख सकते हैं, एंड 3 इसका चार्ज हो गया 56। तो इस तरीके से अगर जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो मेरे ख्याल में आंसर इसका ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम क्लोराइड का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू FeCl3 के। तो आपको ये काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, पहले चार्जेस से कर लेते थे, अब आपको चार्ज डेंसिटी भी देखनी पड़ती है। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी चल रही थी जिसमें हमने कहा था कि दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली बात करी है हमने, उसको एक्सप्लेन किया, और पहली बात हमने की थी सॉलिड है। तीसरी बात कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इन मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म। उसकी वजह सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। अगर बच्चे किसी ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वर्ड यूज किया तो वो आपका क्वेश्चन देखते साथ ही क्रॉस कर देगा, खत्म कर देगा। देखिए आयनिक कंपाउंड में आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, जबकि मेटल्स में एंड ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर आपको आयंस का वर्ड यूज करना है कि आयंस फ्री नहीं होते, और सिमिलरली मोल्टन में और एक्वस स्टेट में आयंस आर फ्री टू मूव, तो इसलिए ये काम हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद जो है बाकी जो है नॉर्मल है, कुछ नहीं, ये 3 प्रॉपर्टीज आपको पक्की चक्की याद रखनी है, फिर जो है आपके पास सीधा सीधा काम हो जाएगा। इसके बाद जो है कोवेलेंट पे आ जाते हैं हम। तो कोवेलेंट जो है बिटवीन नॉन मेटल्स होता है। अब नॉन मेटल जो है दे नीड इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके अलावा जो है ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो इलेक्ट्रॉन देने वाला तो कोई नहीं होगा, तो फिर ये क्या करते हैं कि अंडर कंपल्जन दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू मेक बॉन्ड। तो पहली बार इसकी डेफिनेशन, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। तो नॉन मेटल्स जो है वो शेयर करके बना रहे होते हैं। इसमें आपके सामने यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्ड था वो इससे पहले आप लोगों ने ओ लेवल्स में सिर्फ आयनिक कंपाउंड में देखा था। अब आपको मेटेलिक में भी, कोवेलेंट में भी, हर जगह पे आयन इसका दिखाना मतलब शो करना होगा। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है किसमें, बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। ये देखें यहाँ पर हमने कुछ शेयरिंग करके दिखाई है, ये एक मीथेन का मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, दे एक्चुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से क्या फायदा होता है कि हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, पूरे हो गए। इस तरीके से कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो आप देखेंगे कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। ठीक, तो ऐसा करने से ये क्या करते हैं कि जैसे हाइड्रोजन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन था, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, और इस तरीके से दोनों का काम चल रहा होता है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स थी हमारे पास, ओ लेवल्स में करते हुए आ रहे हैं हम। उनमें से एक था हमारे पास के कोवेलेंट बॉन्ड में एक था हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर था डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर था ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उन डेफिनेशन पे चलते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम की तरफ से एक दूसरे एटम की तरफ से, इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। अब ये देखिएगा 2 एटम्स कैसे एलोबरेट होता है। बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात कर रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। अब अगर गौर से देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हो गया? द क्वेश्चन इज हाउ इट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली बिटवीन 2 एटम्स यू नीड टू सी, आपको 2 एटम के दरमियान देखना है। तो इसको जो है हमने जूम किया, और जूम करने के बाद जो है, या इसको अलग से बना के दिखा देता हूँ आपको, कि आपके पास ये कार्बन हो गया, ये इसका शेल हो गया, इसके साथ आपको पता है कि 4 हाइड्रोजन आके लग गए, हाइड्रोजन, और इसकी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से शो कर दिया, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दिया। यू कैन सी देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर शेयर्ड, बट वी हैव टू सी बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के दरमियान देखना है आपको। आ जाएं, कार्बन और इसके दरमियान देखें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। तो इसलिए ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया, ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया। इसमें 4 सिंगल बॉन्ड हैं, और सिंगल बॉन्ड को आपको पता है कि इस तरीके से डंडी से भी शो कर रहे होते हैं, एक स्टिक से इस तरीके से भी शो किया जाता है। तो इसमें 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं एक्चुअली।
8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, लेकिन बिटवीन टू एटम्स अगर देखें आप किसी भी वक्त, तो बिटवीन टू एटम्स जो हैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स ही नज़र आ रहे होंगे। तो ठीक, इस तरीके से डबल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन जो है दैट इज बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन 2 एटम्स के दरमियान जो है अगर आप गौर से देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर अगर इसको नहीं देखना आप इसको देख लें, तो इसमें अगर 2 एटम्स को देखते हैं तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं, जिसे हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनमें 2 एटम्स के दरमियान 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक, अब ये किस तरीके से डॉट एंड क्रॉस बनती है, ये वाली बात भी जो है हम थोड़ा सा ओ लेवल में पढ़ा के आ चुके हैं आप लोगों को, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसके बारे में रिकैप दे देंगे। और अब जो है हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो बेटा हम जो है यहाँ पर आपको छोटा सा रिकॉल करवा दें कि आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज थी, नंबर 1 वो सॉलिड थे, जबकि कोवेलेंट जो हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं जैसे शुगर हो गया, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड में ग्लूकोज की बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड में H2O की बात कर रहा हूं, गैसेस में CH4 हो गया, H2 हो गया, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि आयनिक हमेशा सॉलिड होते हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी थी, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं और नेगेटिव में भी जा रहे होते हैं। तो लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, एंड वॉलेटाइल भी होते हैं, उड़ जाते हैं खुद ही, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खत्म भी हो जाते हैं, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक। तो जो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं, जो एटम के दरमियान फोर्सेज होती हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं। तो आयनिक में एटम के दरमियान फोर्सेज है, यहाँ पर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेज है। ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता, बल्कि इस केस में आपके पास अगर ये एक कंटेनर है, इसमें आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान एक वीक फोर्स होती है, ये फोर्स टूटती है। इसीलिए आपको पता है कि आइस का फार्मूला एंड वाटर का फार्मूला एंड स्टीम का फार्मूला, इसका फार्मूला भी H2O होता है, कोवेलेंट बॉन्ड अब यहाँ पे है। वाटर में भी ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटा। एंड स्टीम में भी आपके पास HOH का बॉन्ड होता है। इसका मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटते, बल्कि क्या टूटता है, इनके दरमियान जो वीक फोर्सेज होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ये टूटती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक, जो टूट रही होती है जब आप इनको मेल्ट या बॉयल करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता, कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ टूटेगा मैक्रोमोलिक्यूल में, डायमंड में, ग्रेफाइट में, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़रा ज़्यादा होते हैं। फिर तीसरी बात हमने पढ़ी थी, इनके लिए हमने कहा था कि आयनिक जो है सॉलिड में तो कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टन में या एक्वस में कंडक्ट करते हैं। ये नहीं करते कंडक्ट, नेवर, ये कंडक्ट ही नहीं करते, सिवाय 3 एक्सेप्शन के। एक एसिड्स, एसिड्स सारे कोवेलेंट होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इन एनी स्टेट एक्सेप्ट एसिड्स। एसिड देखें कोवेलेंट है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे नॉन मेटल्स की कॉम्बिनेशन है। तो जब ये पानी में जाते हैं आपको पता है कि ये आयंस बनाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, जिसकी वजह से कंडक्शन हो जाएगी। अमोनिया इन एक्वा सोल्यूशन, असल में अमोनिया को जब आप पानी में ऐड करते हैं तो इससे बन जाता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये पानी में आयंस बना देता है NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जब आयंस बन गए तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरी एक्सेप्शन हो गई ये। और तीसरी चीज़ जो है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये सॉलिड में भी कंडक्ट कर सकता है। तो आपके पास यहाँ पर हमने तीनों प्रॉपर्टीज़ को दोबारा हम लिख देते हैं यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पे लाइन खींची और आयनिक और कोवेलेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा आयनिक, यहाँ पे लिखा कोवेलेंट प्रॉपर्टीज़। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी, ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं एंड गैस भी हो सकते हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स
बहुत कम होते हैं, लो होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओवरकम होती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, जबकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ओवरकम होती हैं जो कि बहुत वीक होती हैं, वेरी वीक। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इनकी ये थी कि ये सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते लेकिन लिक्विड या मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। ये हमने कहा कि नेवर कंडक्ट एक्सेप्ट, एक एसिड्स करेंगे कंडक्ट एक्वस सॉल्यूशन में, एक एक्वस अमोनिया करेगा कंडक्ट, एसिड भी एक्वस, अमोनिया भी एक्वस, एंड ग्रेफाइट। तो ये बात पक्की टक्की है, ये तीन प्रॉपर्टीज आपको पक्की पक्की आनी चाहिए। इसके बाद जो है हम मेटालिक बॉन्ड की तरफ चले जाते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड में ये बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम्स होता है। मेटालिक बॉन्ड, तो दिस बॉन्ड इज बिटवीन मेटल एटम्स। इसमें होता यह है कि ये सबसे लेट डिस्कवर्ड फोर्स है। इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जब टेक्निक डेवलप हुई तो उस वक्त जाके पता चला कि मेटालिक बॉन्ड एक्चुअली है कैसा। तो उसके पहले ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑल द एटम्स आर कीन टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। जब वो सारे लूज कर रहे हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उनके दरमियान बॉन्डिंग बन कैसे गई? मैं इस बात को ज़रा समझाने के लिए ये लिख देता हूँ कि ये सोडियम का एटम था और मेटल सारे सॉलिड होते हैं, आपको पता है, तो इसमें कॉम्पैक्टली पैक होंगे पार्टिकल्स। अब जो है ये भी सोडियम का एटम है, ये भी सोडियम का एटम। तो इस तरीके से बहुत सारे सोडियम के एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनमें जुड़ कैसे गए? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहते हैं कि ये जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज हो जाते हैं, एटम से निकल जाते हैं। जब ये निकल जाएंगे तो उसके बाद जो है ये कुछ आपके पास यही चीज बन जाएगी, ये सारे के सारे सोडियम आयंस बन जाएंगे। अब ये सोडियम अगर आयंस बन गए हैं तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये तो एक साथ रह ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो इनके दरमियान आ जाते हैं। अब इनके दरमियान आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। मतलब अगर हम सोडियम सोडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर तो एक्चुअली रिपल्जन होनी चाहिए थी, यहाँ पर तो रिपल्जन होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान आ जाते हैं, ये सोडियम का आयन हो गया, ये सोडियम का आयन हो गया, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कॉज कर जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स बनेगी दैट बिकम्स अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्चुअली, इसको जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में उनको क्या नजर आया? उनको नजर आया कि ये इस तरीके से कुछ आयंस थे पॉजिटिव। किसी भी मेटल में जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसके दरमियान एक लिक्विड सा फ्लो कर रहा था, इनके दरमियान एक लिक्विड सा फ्लो कर रहा था और कभी इस तरफ चला जाता था, कभी इस तरफ चला जाता था। तो ये ऐसा लग रहा था कि ये एक सी है इलेक्ट्रॉन्स का। सो दिस इज सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ये जो है हमारे पास ये मेटल आयंस हैं। तो उन्होंने कहा कि मेटल आयंस आर संक इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बेस के ऊपर उन्होंने ये डायग्राम प्रपोज की। तो इस तरीके से मेटल आयंस जो हैं उनके दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इनको होल्ड करके रखे होते हैं। तो इस तरीके की पिक्चर आ रही थी। फिर उन्होंने देखा कि इसमें
ये स्टैटिक होते हैं मेटल आयंस, ये मूव नहीं करते। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं कि इनकी बात कर रहे हैं कि ये जो आयंस हैं ये अपनी जगह पे रहते हैं, ये मूव नहीं करते। लेकिन ये जो ब्लू सी सा बना हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, ये मूव कर सकता है, ये इधर उधर मूव कर सकता है, लेकिन ये आयंस अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं। तो पहली बात इसमें ये हो गई कि मेटल क्रिस्टल कंसिडर्ड मेड ऑफ लैटिस, पॉजिटिव आयंस होते हैं इसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव आयंस के दरमियान एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो इससे मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। तो मेटालिक बॉन्ड की अगर डेफिनेशन में कहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनमें एग्जिस्ट करती है। किन पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करती है? मेटल आयंस के दरमियान एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द पॉजिटिव आयंस enveloping the whole lattice and bind them like a glue पॉजिटिव आयंस को। तो इस तरीके से ये काम चल रहा होता है। अब जो है इनकी बेस के ऊपर हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को मैच करना है कि ये मेटल सारे सॉलिड क्यों होते हैं, मेटल्स जो है कंडक्ट क्यों करते हैं, मेटल्स शाइनी क्यों होते हैं, मेटल्स मैलिएबल क्यों होते हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को, गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, सारी बातें जो है उनको हमने इन प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर रिलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है आपसे कि ग्रुप 1 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या ग्रुप 2 का? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। मेल्टिंग पॉइंट जो है आपको बताएगा जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा सोडियम आयन, और यहां पर भी आ जाएगा सोडियम आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने डीलोकलाइज किया, रिलीज किया, एक इसने किया, तो इनके दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये फोर्स डेवलप होगी बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स और इनके दरमियान। इसको हम अगर हाईलाइट कर देते हैं तो यहां पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है। यही काम अगर हम मैग्नीशियम में चेक करते हैं उधर से, तो हमारे पास मैग्नीशियम जो है इसका चार्ज +2 होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा। दूसरा मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करेगा। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इनके दरमियान भी फोर्स बन रही है। तो यहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स बन गई, अट्रैक्शन। तो ये स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा जबकि ये वीकर अट्रैक्शन होगा। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम मेटल विल बी हायर देन सोडियम आयन और सोडियम मेटल। तो इसके अगर आंसर लिखना हो तो हम बताएंगे कि हायर द चार्जेस ऑन आयंस या ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ऑफ आयंस एंड मोर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जरा देखिए, जरा यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड साइज के साथ इनवर्सली है, जितना छोटा साइज होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इस बेस के ऊपर अगर मैं इसी ग्रुप में, ग्रुप 1 में नीचे जाता हूं, तो ग्रुप 1 में नीचे जो है मुझे जाके मिलेगा पोटेशियम। ये भी पोटेशियम आ गया। अब इसका साइज जो है बड़ा हो गया, चार्ज वही है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी वही है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो आपके ख्याल में जो फोर्स यहां पे बनेगी दैट विल बी वीकर फोर्स, क्योंकि इसका न्यूक्लियस बहुत दूर हो गया। इसलिए ये अट्रैक्शन जो बन रही है इसके कंपैरिजन में वीकर होगी। तो हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 1 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसकी वजह क्या हो रही है कि चार्ज डेंसिटी ऑफ केटाइंस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज। अगर यही बात हम यहां पे ग्रुप 2 में कैल्शियम के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें तो कैल्शियम में भी ऐसा ही होगा कि +2 चार्ज हो जाएगा और +2 चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब अगर बड़ा साइज हो जाएगा तो फोर्स आपकी वीक हो जाएगी।
इलेक्ट्रॉन्स ऑल्दो दे आर सेम, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी हैं जितने पहले थे, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से ये फोर्स वीक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों में नीचे की तरफ ये फोर्स जो है वीक हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि नीचे की तरफ जब जाएंगे साइज ऑफ आयंस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर वही है, जितना बड़ा साइज होगा उतना कॉम्पैक्टली पैक नहीं हो सकता, उतनी उसकी फोर्स जो है अट्रैक्शन की वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से ये ऐसा चलेगा। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दोनों बातों से कि यहाँ पर हमने कहा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यहाँ पे साइज के साथ, तो होना क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। ये बन जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल एटम्स के। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जितने ज़्यादा छोटा साइज हो, उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इस बात को यहाँ पर हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए दिखाया, आपके सामने डिस्प्लेड है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, फोर्स वीक हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी। चार्जेस भी ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर फोर्सेज हो जाएंगी, जबकि यहाँ पर वीकर फोर्सेज हो जाएंगे। फिर प्रॉपर्टीज को कुछ हम मैच करते हैं इनकी बॉन्डिंग के साथ। मेटल सारे के सारे हार्ड सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी एंड ग्रुप 1। ग्रुप 1 वाले के बारे में आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि दे आर सॉफ्ट मेटल्स, सॉफ्ट होते हैं, और हमने कहा था कैन बी कट बाय नाइफ। तो ग्रुप 1 हम पीछे पढ़ के आए हैं ओ लेवल्स में, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। हमारे पास सॉफ्ट मेटल सिर्फ यही हैं। दूसरी बात, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वजह, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। ग्रेटर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर विल बी द कंडक्टेंस। मैग्नीशियम की कंडक्टेंस ज्यादा होगी सोडियम से, वजह इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं इस वाले में, तो ज्यादा कंडक्शन होगी। इसमें कम है, कम होगी। होता क्या है कंडक्शन में ऐसा होता है कि पहले तो ये पार्टिकल्स जो है ऐसे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ऐसे कोई मूव से नहीं होता, ब्राउनियन मूवमेंट चल रही होती है, इधर से चला कहीं और निकल गया, उधर से चला। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को और नेगेटिव चार्जेस को अप्लाई करते हैं, तो होता यह है कि अगर आपके पास यहाँ पर इसका सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था इस कलर का था, सबसे पहले ये इंसान बन जाते हैं और एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। फिर होता क्या है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ग्रीन इस पे जाना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, एंड ये प्लेट जो थी आपके पास नेगेटिव वाली, जिसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, आपने यहां से एक्चुअली न्यू इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स प्रोवाइड किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव से इस प्लेट में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी बेस के ऊपर पहले अलाइंड होते हैं ये, और उसके बाद जो है असल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं। तो ओल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगा दूंगा तो पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन सारे इसके सक हो जाएंगे, निकल जाएंगे वहां से, और नेगेटिव प्लेट जो है उनको रिप्लेस कर देगी और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगी। तो इस तरीके से ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्शन करते हैं। हीट की अगर बात करते हैं तो जो रैंडम मूवमेंट हो रही थी इस तरीके से, ये रैंडम मूवमेंट चल रही थी, अब जैसे ही अगर आप इसको यहां से हीट से कनेक्ट कर देते हैं तो ये पार्टिकल की वाइब्रेशन बढ़ा देगा, इस पार्टिकल की जो मूवमेंट है बढ़ जाएगी, तो ये फिर आगे कंडक्ट करेगा इसमें, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता तो ये पार्टिकल की वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो फ्री हैं, उसको तो हल्की सी हीट लगेगी, वो बड़ी स्पीड में यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। तो पार्टिकल तो अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट लेते हैं इसका, और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए देखा हमने कि अगर मेरे पास मेटल स्पून है, उसको मैं अगर रखता हूँ फ्लेम के ऊपर, तो बहुत जल्दी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते मेरे हाथ तक हीट पहुंचा देते हैं। तो इसलिए कंडक्शन ऑफ जो हीट है उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। तीसरी बात है मेलिबिलिटी। मेलिबल का मतलब होता है कैन बी मोल्डेड टू एनी फॉर्म, एनी शेप, इसको मोल्ड कर सकते हैं। और उसकी वजह क्या है कि इनके दरमियान जो है एक रेगुलर पैटर्न होता है। ये अगर मैं दिखा सकूं कि इस तरीके से एटम्स जो हैं ये लेयर्स में होते हैं और एक रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं। अगर आपने यहां पर फोर्स अप्लाई कर दी, यहां से कलर चेंज कर लेते हैं हम, यहां से अगर आपने फोर्स अप्लाई की तो होगा ये
कि क्योंकि ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, तो ये एटम यहाँ से हट जाएंगे और ये मोल्ड हो जाएगा आराम से। तो अगर मैं इसको बेंड करने की कोशिश करूँ, अगर ये मेटल का है तो इसमें जैसे ही फोर्स अप्लाई करूंगा तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं मैलिएबल। और कुछ प्रॉपर्टी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एक्सेप्ट मर्करी एंड ग्रुप 1। ग्रुप 1 वालों के मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं इनके। फिर मेलेबल होते हैं, मतलब कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप। डिक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। शाइनी होते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिफ्लेक्शन होती है लाइट की। सोनोरस का मतलब होता है दे प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक टू सम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे आपके पास किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को या किसी मेटल को आप स्ट्रक करेंगे जोर से, तो दे प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड जो किसी और मटेरियल से नहीं आ सकती। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी कुछ। तो इंशाल्लाह फिर इसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, और जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको भी हम आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।